हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनुवांशिकी एवं पारिस्थितिकी के बारे में वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अनुवांशिकी एवं पारिस्थितिकी से फैक्ट है और जितने भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको यहाँ पर इस वीडियो में शामिल किया गया है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं आज के पहले फैक्ट से। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक एंड सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले फैक्ट से। पहला फैक्ट है आपका, अनुवांशिकी किसे कहते हैं। आपको बताना है अनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियाँ तथा कारणों के अध्ययन को हम लोग जेनेटिक बोलते हैं या फिर अनुवांशिकी बोलते हैं। अगला फैक्ट है, अनुवांशिकी का पिता कौन किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी के पिता हैं। अगला फैक्ट है आपका, सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। ठीक है, 1905 में डब्ल्यू वाटसन द्वारा जेनेटिक्स या अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला फैक्ट है आपका, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए सर्वप्रथम मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे पर अनुवांशिकी का खोज किया था। उस पर जितने भी रिसर्च किए थे मटर पे ही किए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, हीमोफीलिया पुरुषों में पाया जाने वाला अनुवांशिक रोग है जिसमें खून थक्का नहीं होता है। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें खून थक्का नहीं होता है। यह पुरुषों में पाया जाता है, आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है, अनुवांशिक रोग रंग वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस को 1911 में विल्सन ने खोजा था। 1911 में विल्सन ने कलर ब्लाइंडनेस को खोज किया था। और कलर ब्लाइंडनेस को क्या बोला जाता है। तो डाल्टन रोग भी उसे कहा जाता है। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है, वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस रोग में रोगी को कौन सा रंग नहीं पहचान सकता है। तो लाल है और हरा है। लाल और हरा रंग को कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति नहीं पहचान पाते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से जीन डीएनए का एक प्रारूप है। आपका ये फैक्ट है, जीन्स क्या है। जीन एक डीएनए का प्रारूप है जिसे अनुवांशिकी की मूल इकाई कहा जाता है। ये आप नोट करेंगे, अनुवांशिकी की मूल इकाई किसे कहते हैं। तो जीन्स को कहा जाता है, जीन को। ठीक है, अगला फैक्ट है, गुणसूत्र को सर्वप्रथम होफमिस्टर ने 1848 में माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। तो गुणसूत्र को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो होफमिस्टर ने। होफमिस्टर ने कब देखा था। तो 1848 में माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। अगला फैक्ट है, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था। तो गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। कब किया था। 1888 में। 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर द्वारा गुणसूत्र का नामकरण किया गया था। अगला फैक्ट है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन किसे कहा जाता है। तो डीएनए के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम क्रोमैटिन कहा जाता है। और ये डीएनए प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। डीएनए प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा। तो गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। अगला फैक्ट है आपका, मनुष्य में क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। तो 46। और अगर जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी होता है और संख्या में 46 होता है, जिसमें 22 जोड़ा तो समान होता है। 22 जोड़ा समान होगा, लेकिन अंतिम एक जोड़ा क्या होता है। असमान होता है। ठीक है, अगले फैक्ट की बात करें तो डीएनए की मात्रा किस में मापा जाता है। तो डीएनए की मात्रा जो होता है वो पिकोग्राम में मापा जाता है। पिकोग्राम में डीएनए की मात्रा को मापा जाता है। अगला फैक्ट है, मनुष्य में XY प्रकार के गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। यानी जेंडर का जो निर्धारण किया जाता है तो XY प्रकार के गुणसूत्र द्वारा निर्धारण किया जाता है। अगला फैक्ट है, स्त्रियों में लिंग युग्म को XX चिन्ह से डिनोट किया जाता है और पुरुष में XY चिन्ह से डिनोट किया जाता है या फिर प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको कहीं भी XX ग्रुप दिख जाए
तो इसका मतलब है वो फीमेल है या फिर स्त्री है। ठीक। और अगर जहाँ कहीं पे आपको भी XY दिख जाए तो इसका मतलब वो पुरुष है या फिर मेल है। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है XX तथा XY विधि की खोज किसने किया था? तो विल्सन व स्टीवेंस द्वारा किया गया था। विल्सन व स्टीवेंस ने XX तथा XY विधि की खोज की थी। अगला फैक्ट है हैनकिंग ने सर्वप्रथम X गुणसूत्र की खोज की थी। तो X गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो हैनकिंग ने किया था। अगला फैक्ट है आपका जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने 1909 में किया था। तो जोहानसन ने 1909 में जिन शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। अगला फैक्ट है आपका पहले कृत्रिम जिन का निर्माण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने पहले कृत्रिम जिन का निर्माण किया था। तो हरगोविंद खुराना ने कब किया था? तो 1970 में पहले कृत्रिम जिन का निर्माण हरगोविंद खुराना ने किया था। और किस में किया था? तो ईस्ट एलेनिन tRNA के लिए किया था। अगला फैक्ट है आपका DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका प्रमाण ग्रिफिथ किया था। ग्रिफिथ द्वारा आनुवंशिक पदार्थ किसको बताया गया? DNA को। अगला फैक्ट है आपका मनुष्य में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र के कारण ही पुरुष और स्त्री का विकास होता है। यानी आपका XX जो होता है 22 जोड़े तो समान होते हैं, जो लास्ट वाला होता है 23वां जोड़ा, उससे हमारा पता चलता है कि ये मेल है या फिर फीमेल है। यानी 23वें गुणसूत्र से हमारा पता चलेगा। अगला फैक्ट है हमारा कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स ओकैजिन कहलाते हैं। ये फैक्ट आप इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को क्या कहा जाता है? तो ओकोजिन कहा जाता है। अगला फैक्ट है अनुवांशिकी नाम का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? तो डब्ल्यू वाटसन ने किया था। कब किया था? 1905 में। 1905 में डब्ल्यू वाटसन ने अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला फैक्ट है गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। मेंडल ने गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है या फिर अगला फैक्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद ने DNA का संश्लेषण पर सर्वप्रथम प्रयोगशाला में प्रयोग किया था। अगला फैक्ट है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। अनुवांशिकी जो उत्परिवर्तन होता है वो क्रोमोसोम में होता है या फिर क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अगला फैक्ट है जब तक जीव द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों को नियंत्रण होता है तो यह प्लियोट्रॉपी कहलाता है। जब तक जीव द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है, जितना भी इनके लक्षणों का नियंत्रण होगा वह घटना आपका प्लियोट्रॉपी कहलाता है। अगला फैक्ट है हृदय का पहला प्रतिस्थापना डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। अगला फैक्ट है आपका DNA की संरचना को सबसे पहले किसने दिया था? तो DNA की संरचना को सबसे पहले वाटसन व क्रिक ने रेखांकित किया था। वाटसन व क्रिक ऐसे वैज्ञानिक थे जो DNA की संरचना को सबसे पहले दिया था। अगला फैक्ट है आपका DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन व क्रिक ने ही दिया था। वाटसन व क्रिक ने ही हेलिक्स मॉडल DNA का डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया था। अगला फैक्ट है आपका मनुष्य में पुरुष का Y, स्त्री का X क्रोमोसोम के मिलने के बाद बालक का जन्म होता है। मीन्स XY जो होता है वह मेल होता है और XX जो होगा वो फीमेल होता है। तो मनुष्य में पुरुष का Y होता है और स्त्री का X जो क्रोमोसोम के मिलने के बाद किसका जन्म होता है? तो बालक के जन्म होता है। अगला फैक्ट है जीव विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत जीवधारियों उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं वह पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, ये डिफिनेशन है, आप इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्रकाश के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ताप बढ़ने पर पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर क्या होता है, पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प का उत्सर्जन जो होता है वो बढ़ जाती है। अगला फैक्ट है आपका, प्रकाश के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। स्वपोषी कौन होता है, पौधे, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला फैक्ट है आपका, ताप बढ़ने पर पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है। जब ताप बढ़ता है तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है। अगला फैक्ट है आपका, वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित होने के कारण वायु नम रहती है। आप ध्यान रखेंगे, ये वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित होने के कारण वायु नम रहती है। अगला फैक्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले रंग के प्रकाश में कम होती है, लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डबल मार्क कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो नीले रंग में प्रकाश कम होगा और लाल रंग में अधिक होगा। अगला फैक्ट है आपका, आर्द्रता का संबंध वाष्पोत्सर्जन से होता है। वाष्पोत्सर्जन कम होने पर आर्द्रता क्या होता है, अधिक होता है, यानी ह्यूमिडिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा कब, जब वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा कम। वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। अगला फैक्ट है आपका, जैविक क्रिया के लिए औसतन 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक ताप आवश्यक होता है। ताप आवश्यक होता है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक जैविक क्रिया होने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, पादप एवं जंतुओं को मिलाकर जैविक घटक बनता है। ठीक है, पादप मीन्स प्लांट जहाँ पे होंगे और एनिमल्स, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, जैविक घटक। अगला फैक्ट है आपका, किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरण से अन्य पारिस्थितिक समुदायों से परस्पर संबंध को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये डिफिनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला फैक्ट है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था। तो सर्वप्रथम किसने किया था, टांसले ने किया था। कब किया था, 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र का टांसले ने 1935 में प्रयोग किया था। अगला फैक्ट है आपका, पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो बेंगलुरु में। ये ध्यान रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है, डबल मार्क कर लीजिएगा। बेंगलुरु में है क्या चीज़ है, पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। अगला फैक्ट है आपका, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जल, ताप, प्रकाश इत्यादि क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जल, ताप, प्रकाश इत्यादि क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। अगला फैक्ट है आपका, रेगिस्तानी या स्टेपी में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स कहते हैं, किसको कहते हैं, रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। अगला फैक्ट है आपका, दलदल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो दलदल में उगने वाले पौधों को हीलोफाइट्स कहते हैं, हीलोफाइट्स कहलाता है। ठीक है, अगला फैक्ट है आपका, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। परावैंगनी किरणों से आँखों तथा प्रतिरक्षी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, यानी वो पृथ्वी पर आने नहीं देता है। परावैंगनी किरणों से आँखों तथा प्रतिरक्षी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। अगला फैक्ट है आपका, रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन यंत्र तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है।
तो ओजोन जो लेयर होता है उसका ह्रास होता है, उसका नुकसान होता है CFC के द्वारा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का नुकसान होता है। अगला फैक्ट है आपका अम्लीय वर्षा। ये डबल मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। अम्लीय वर्षा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के द्वारा होता है। नाइट्रोजन NO2 और SO2 के कारण होता है अम्लीय वर्षा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख गैसें हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के प्रमुख कारक हैं। अगला फैक्ट है आपका सामान्य बातचीत का शोर मूल्य कितना होता है? 60 डेसिबल, यानी जो हम लोग बात करते हैं उसका 60 डेसिबल ही लिमिट होता है। अगर उसको हम 80 या फिर 80+ कर दें तो वो डीजे या फिर किसी और का साउंड हो सकता है जो हमारे लिए नुकसान करता है। तो हम जो सामान्य बातचीत करते हैं उस कितना होता है? 60 डेसिबल, यानी 60 डेसिबल। अगला फैक्ट है आपका रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रदूषण से ल्यूकेमिया व हड्डी का कैंसर रोग उत्पन्न होता है। यानी रेडियोधर्मी पदार्थ से क्या क्या होता है? ल्यूकेमिया व हड्डी का कैंसर रोग उत्पन्न होता है। अगला फैक्ट है आपका रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रभाव से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता उसका कम होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से बचना चाहिए मनुष्य को। अगला फैक्ट है आपका प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। और ये सिर्फ क्या होता है? पौधे पर आश्रित रहता है। जितने भी पौधे पर आश्रित रहते हैं जीव जंतु वो हमेशा शाकाहारी होते हैं। अगला फैक्ट है आपका द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, यानी द्वितीय उपभोक्ता जो होगा वो मांसाहारी होगा। और वो किस पे डिपेंड होगा? तो वो हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड होता है, निर्भर रहता है। अगला फैक्ट है आपका ट्रिटिकेल एक ऐसा पौधा है जो गेहूं तथा राई यानी सिकल के बीज संकरण से प्राप्त किया जाता है। यानी गेहूं तथा राई के बीज से ट्रिटिकेल नामक पौधा निर्माण होता है। अगला फैक्ट है आपका DNA फिंगरप्रिंट की सहायता से संतानों के खोए माता पिता की जानकारी मिलती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखेंगे। DNA फिंगरप्रिंट की सहायता से ही अगर कोई संतान या फिर कोई बालक या बालिका खो जाता है तो वह अपने माता पिता की जानकारी सिर्फ DNA फिंगरप्रिंट की सहायता से कर सकता है। अगला फैक्ट है आपका, ये तो हो चुका है। जो फैक्ट आपका रिपीट हो रहा है उस पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। समान बातचीत का शोर मूल्य क्या होता है? 60 डेसिबल होता है। अगला फैक्ट है आपका राइजोबियम का प्रयोग जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में होता है। किसका होता है? राइजोबियम का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। अगला फैक्ट है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ये ध्यान रखेंगे आप। स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? तो नाइट्रोजन करता है। अगला फैक्ट है आपका सूर्य के विकिरण ऊर्जा को केवल 1 से 5% तक ही जीवमंडल के उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। यानी 1 से 5% ही सूर्य के विकिरण ऊर्जा को जीवमंडल तक लाया जाता है, उतना यूज होता है बस। अगला फैक्ट है आपका जंपिंग जीन। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जंपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैकलिक लंटाक ने प्रस्तुत किया था। बारबरा मैकलिक लंटाक ने जंपिंग जीन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला फैक्ट है भारत का पहला, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थल एर्नाकुलम में। कमेंट में आप हमें बताइएगा एर्नाकुलम किस राज्य में है, ठीक है। अगला फैक्ट है आपका 1876 में हॉर्नर ने सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता या फिर
कलर ब्लाइंडनेस का वर्णन किया था। तो 1876 में किसने किया था? हॉर्नर ने। क्या किया था? सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था। अगला फैक्ट है आपका, जेई पुरकिंजे ने 1839 में सर्वप्रथम जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग किया था। आज का लास्ट है आपका डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक एंड सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद से भी पढ़ सकते हैं उसको। और आपको किसी भी टॉपिक पे कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो हम आप तक वो पूरा कोशिश करेंगे पहुंचाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।